आज हम विभिन्न प्रकार की जो सब्जेक्ट्स है जो अपन लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं या हम आप में से या हमारे में से कुछ आर्ट्स के विद्यार्थी रहे, कुछ कॉमर्स के, कुछ साइंस के। तो कहीं न कहीं हमारा विषयों से हमारा पाला पड़ा है। जैसे कोई साइंस के सब्जेक्ट है, वो किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ साधारण होते हैं या कोई मिश्रित होते हैं, उसके बारे में आज हम विषयों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये विषय जो 3 प्रकार से है। पहला मूल विषय जिसको बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा कंपाउंड विषय, यौगिक विषय और तीसरा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी मिश्रित या उसको एक जटिल विषय भी कहते हैं। अब मूल सब्जेक्ट कौन से जैसे हम सब पढ़ते आ रहे जैसे इतिहास है, राजनीति है, भूगोल है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, ये मतलब एक बेसिक सब्जेक्ट या मूल सब्जेक्ट ये है। अब यौगिक सब्जेक्ट है जो 2 विषयों के आपस में मिलने से यौगिक बनता है और मिश्रित है वो भी 2 विषयों के मिलाने से बनता है, लेकिन जो जटिल विषय है वो एक विषय का दूसरी विषय पर जब प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, तब वो जटिल विषय होता है। हालांकि ये दोनों कॉम्बिनेशन से या संयोग से मिलने से ही बनते हैं। आगे चलते हैं। पहला जो हमारा मूल विषय है, इस मूल विषय को लेकर सवाल आता है कि मूल विषय क्या है या मूल विषय किसको कहते हैं। तो इसकी भी एक ऐसा विषय जो एक घटक के रूप में या एक एकल विचार यानी उसका विचार उसकी जो थियोलॉजी है एक ही हो, यानी बिना किसी पृथक विचार वाला। इंग्लिश मीडियम वाले लड़के या हिंदी जिसकी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, वो एक ऑप्शन आता है सब्जेक्ट विदाउट एनी आइसोलेटेड आइडिया, वो एक मूल सब्जेक्ट है। अब हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में उसको याद कर लें। ये सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अब जैसे राजनीति है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये हमारे जो मूल विषय या जिन्हें हम बेसिक विषय हम कहते हैं या मेन सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट या मूल विषय एक ही चीज है। अगला है यौगिक विषय यानी उसको कंपाउंड सब्जेक्ट हम कहते हैं, जिसमें एक बुनियादी विषय के साथ एक या दो अधिक विचार जुड़े। कहने का मतलब दो विषय जुड़े हुए या विचार का मतलब विषय से होता है। कल हमने पढ़े थे जब विचार मिलते हैं तो एक खोज होती है, उनसे एक विषय का निर्माण होता है। तो और इसमें क्या एक से अधिक एकल या मूल विषय आपस में मिलके ये जो यौगिक विषय वो बनाते हैं। जैसे इंग्लिश है और लिटरेचर को जोड़ दिया तो इंग्लिश का लिटरेचर, एजुकेशन साइकोलॉजी या इस तरह के से दो विषय होते हैं यौगिक विषय वो। ये जनरल सी। अगला जो आता है हमारा कॉम्प्लेक्स या जटिल विषय, जिसे हम मिश्रित विषय कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में कहते हैं। इनमें दो या दो से अधिक विषयों के बीच में आपस में संबंध होता है। ठीक। अब पीछे हमने जो पढ़ा था जस्ट पिछला, उसमें भी दो विषयों के बीच में संबंध होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो एक विषय का दूसरे विषय पर प्रभाव पड़ जाता है, तब ये जटिल विषय या कॉम्प्लेक्स विषय पड़ता है। तो इसमें यौगिक विषय का निर्माण किसी बुनियादी विषय के एकल विचार से जुड़ने से होता है और एक विषय का दूसरे विषय के ऊपर प्रभाव या अध्ययन से ये होता है। अब कुछ उदाहरण भी अपन देख लेते हैं इसमें। जैसे लाइब्रेरी साइंस में जो कंप्यूटर का प्रयोग है, या भारतीय साहित्य पर दर्शन का प्रभाव, या एजुकेशन का समाज के ऊपर प्रभाव, या पर्यावरण का भूगोल पर प्रभाव। तो इस तरह से जैसे सब्जेक्ट है वो आपके कॉम्प्लेक्स विषय। अब ये आपने दशा संबंध पढ़े होंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो दशा संबंध का एक जो प्रभाव होता है वो लगभग मिश्रित विषय कहें या जटिल विषय जो होते हैं। अब आती है कि ये तो हमने विषय पढ़ ली। अब ये विषय बनते कहते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन यानी विषय निर्माण की विधियां। अब सबसे पहले रंगानाथन जी ने 1950 में इन विषयों की संरचना की थी। ये जो विषय निर्माण है, अब यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि विषय निर्माण की संरचना किसने की थी। वो रंगानाथन जी ने की थी। कब की थी? 1950 में की थी। उसका उल्लेख किस किताब में किया? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी साइंस में किया। ये सवाल यहाँ से इतने से 3-4 सवाल आराम से बन जाते हैं। अब जो यहाँ पर जो बताया गया 4 जो विशेष संरचनाएं की वो कौन कौन सी है। पहली लूज असेंबल यानी शिथिल संग्रहण, जो हमारा जो दशा संबंध है वो सारा लूज असेंबल है। और दूसरा लेमिनेशन, हम लेमिनेशन कागजों के कराते हैं ना, उसको परत चढ़ाना कहते हैं, साधारण भाषा में परतबंदी, इसको परतबंदी भी कहते हैं, लेमिनेशन पटलीकरण को। और दूसरा डिसेक्शन यानी विच्छेदन, विच्छेदन का मतलब अलग होना, अ, अन्नाच्छादन, डेनुएशन। तो ये सबसे पहले 4 जो विशेष संरचनाएं, सबसे पहले ये 4 उन्होंने ये की थी। कब? 1950 के अंदर की थी।
अब उसके बाद 2 और वे जो विशेष संरचना 1960 के अंदर 2 और की गई, वो कौन-कौन सी थी? एक आशवन और विलयन, डिस्टिलेशन और फ्यूज़न। अब ये भी सवाल आता है कि 1960 में 2 नई विधियों का प्रतिपादन किया, वो कौन-कौन सी है? या या ये भी आ सकता है उल्टा कि आशवन या डिस्टिलेशन ये विधियाँ कब प्रतिपादित की गई? तो 1960 में, 1950 में 4 जो पहले वाली विधियाँ वो थी, वो रंगनाथन जी के द्वारा की थी। अब इसके बाद भी एक और परिवर्तन आता है, जो न 1973 में डीआरटीसी जो अपना जो सेंटर है, डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसमें एक हमारे जो विद्वान थे ए नील मैगन ने भी इसको अपडेट करने के लिए इनको और भागों में आगे पुनर्गठित किया। अब ये लूज असेंबल है, लेमिनेशन है, पाटलीकरण है, विलयन है, डिस्टिलेशन है, इस तरीके से ये किया था। तो अपन बात कर रहे थे 1973 में नील मैगन ने दोबारा इसका पुनर्गठन किया, अपडेट किया। उसमें लूज असेंबल, लेमिनेशन, फ्यूजन और ये था ही। उसके बाद 2 और चीज़ें उन्होंने जोड़ी, एलिगेशन जो क्लस्टर समूहन, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो लूज असेंबल है, ये आपने पढ़ा होगा कि जो दशा संबंध आपने सबसे पहले पढ़े होंगे। तो जो दशा संबंध होते हैं वो 3 तरीके के होती है। जैसे 2 विषयों में संबंध, उसके एक विषय के 2 पक्षों में संबंध और एक पक्ष की विभिन्न पंक्तियों में ये संबंध। तो ये लूज असेंबल सबसे पहले तो 1950 में रंगनाथन जी ने इसका प्रतिपादन या बना दिया था, और फिर उनको 3 भागों में जब अपडेट किया था, वो नील मैगन जी ने 1973 में किया था। तो ये आपने दशा संबंध यदि पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, तो ये समझ में आपको आराम से आ जाएगा। और यदि किसी को कुछ दिक्कत है तो अपन आगे इसके दशा संबंध को डिटेल से पढ़ेंगे। हालांकि इसका मैं 3-4 जो डिटेल वीडियो बना दी है, उससे भी आप आराम से समझ सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिकल और अच्छे अपन करेंगे तो और अच्छा हमें ये समझ में आ जाएगा। ये फेज रिलेशन। अब ये फेज जो रिलेशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको दशा संबंध और दूसरी भाषा में विषयांक संबंध भी कहते हैं। यदि आपको दशा संबंध थोड़ा समझ में सही नहीं लगे, तो आप इसको दूसरा पर्यायवाची शब्द विषयांक संबंध भी आप समझ सकते हो। दशा संबंध, विषयांक संबंध, यानी कि 2 विषयों के मध्य संबंध, तो वो दशा संबंध कहलाता है। यानी कि जब 2 विषयों के मध्य संबंध हो, एकलों के मध्य अवयव यानी कि उनकी पंक्तियों के मध्य संबंध हो, उसे विषय की संरचना होती है, यानी कि नए विषय का निर्माण होता है, तो उसे विषय संबंध या दशा संबंध या विषयांक संबंध कहते हैं। इनसे क्या जटिल विषयों की उत्पत्ति होती है, जो अपन ने पहले पढ़ा 3rd नंबर की जो विषय जटिल विषय का है या मिश्रित विषय का है, उनकी उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है। अब ये जो दशा संबंध है, ये पहले 4 प्रकार का था। अभी जो 7वें संस्करण में ये जो उपकरण दशा संबंध जोड़ दिया गया है, जो हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है पढ़ने के लिए। बाकी बुक जारी हो चुकी है 7वां संस्करण, जो यूनिवर्सिटी किसी भी पाठ्यक्रम में लागू नहीं है, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ता है। पहला सामान्य दशा संबंध, जैसे जनरल फेज रिलेशन। दूसरी तरीका है अभिन्नत दशा संबंध, यानी कि ओ और दूसरा है भिन्नात्मक डिफरेंस और इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभावात्मक। इस तरह के ये दशा संबंध होते हैं। अब एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। अगला है अंतर विशेष दशा संबंध। पहला है अंतर विषय, यानी कि 2 विषयों के मध्य संबंध, जैसे अ, गणित और इकोनॉमिक्स के बीच में संबंध हो सकता है, या इंजीनियरिंग और गणित के बीच में हो सकता है, या एजुकेशन और सोशियोलॉजी के मध्य संबंध हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो साधारण विषय या जटिल विषय आपस में मिल जाते हैं, तो वो अंतर विषय दशा संबंध होता है। जैसे अर्थशास्त्र व राजनीति में संबंध, या एजुकेशन और सोसाइटी या समाज शास्त्र में संबंध, इस तरह की जो दशा संबंध। और जैसे इंजीनियरिंग फॉर मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग, ये 22 का है, जो सेकंड टाइप का वो है डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी, यानी बॉटनी और जूलॉजी में अंतर, यानी 2 विषयों के बीच चाहे अंतर हो चाहे प्रभाव हो, 2 विषयों के मध्य ही होगा। अगला है अंतर पक्ष, यानी एक ही विषय के 2 पक्ष होते हैं। जैसे मान लो अपन धर्म शास्त्र ले लें, धर्म को मान लें। अब 2 धर्म, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म को ले लें, या हिंदुइज्म और मोहम्मडन धर्म को ले लें, या सिख धर्म, या कोई भी उन धर्मों के मध्य, यानी एक ही पक्ष की जो इकाई है उनकी मध्य संबंध। या जैसे अपन
जो लाइब्रेरी साइंस को भी ले, लाइब्रेरी साइंस में भी अलग-अलग प्रकार की जो पुस्तकालय है, जैसे 2 नंबर जनरल है, 3 नंबर एकेडमिक है, तो उनमें अगर आपस में संबंध आता है तो वो अ, अंतरपक्ष संबंध होता है। यानी एक विषय के अंतर्गत विभिन्न जो एकल होती है, जो आप गहरे बोल्ड अक्षरों में जो होते हैं, आप जो भी आप वर्गीकरण किताब खोलते हो उसमें जो गहरे बोल्ड किए हुए वो उसके पक्ष है, और बोल्ड नहीं है वो हर पक्ष की क्या है, पंक्तियां हैं। यानी कि दो दो पक्षों के मध्य यदि संबंध होता है तो अंतर पक्ष दशा संबंध उसको कहते हैं। जैसे हिंदी के साहित्य के अंदर एक कालिदास जी है, या इंग्लिश के शेक्सपियर है, उनके बीच में मध्य संबंध हो, या आपस में उनकी स्टडी हो, उनका अध्ययन हो, या जैनिज्म और बुद्धिज्म का आपस में संबंध हो, या तुलना हो, कोई भी हो, तो वो अंतर पक्ष दशा संबंध कहलाता है। अब अगला आता है अंतर पंक्ति, यानी कि एक एकल के अंदर दो उसकी पंक्तियां होती है, उन पंक्तियों के मध्य जैसे जो रूरल और अर्बन है, रूरल के 31 है और इसके 33 है, वर्गांक वाई, वाई 31 और वाई 33, इनके मध्य संबंध। या आप क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग, क्लासिफिकेशन के 2:51 है, और कैटालॉगिंग के 2:55, इन दोनों के मध्य संबंध, यानी कि दो पंक्तियों के मध्य संबंध, जैसे ये डीडीसी या यूडीसी के मध्य संबंध, तो वो अंतर पंक्ति दशा संबंध कहलाता है। अब अगली जो पद्धति है वो पाटलीकरण, पाटलीकरण का मतलब होता है परतबंदी। जो जैसे आप हम जो प्याज है या एक गोभी है, एक परत के ऊपर परत चढ़ी हुई होती है, तो उसे एक नवीन विषय की जो संरचना होती है, और जो उसमें ये जीएसटी की जो इकाइयां हैं वो भी सम्मिलित होती है। अब ये दो तरीके की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला है कि इसमें एक से अधिक जो एकल है मुख्य विषय के साथ परतबंद किया जाता है। यानी जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ periodicals एंड लाइब्रेरी, यानी उसी मुख्य विषय के साथ ये किया जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे क्लासिफिकेशन है तो periodicals का हो सकता है, या मैप्स का हो सकता है, यानी उसी विषय की परत के साथ उसका संबंध है वो होता है। जैसे एक और है, इसे राइस क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के अंदर राइस क्रॉप्स हो सकती है, वीट क्रॉप्स हो सकती है, उसकी अलग अलग परतें हैं, जितने भी एग्रीकल्चर की छोटी 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 परतें हैं वो। और इस तरह से अन्य विषयों में भी हो सकती है, ये उसका प्रथम प्रकार है प्रतिकरण का। और दूसरा इसका है जो उसके जो प्रमाणिक जो वर्ग होते हैं, उसी विषय के जो प्रमाणिक वर्ग होते हैं उनके मध्य संबंध। इसके अंतर्गत किसी मुख्य मुख्य विषय के साथ दो या दो से अधिक जो प्रमाणिक वर्ग है उसी विषय के साथ संबंध होते हुए परतबंदी की जाती है। इनसे क्या होते हैं, मिश्रित विषय या जटिल विषय बनते हैं। जैसे फिजिक्स का अपन उदाहरण ले लेते हैं, वेव मैकेनिक्स एंड साउंड। और वेव मैकेनिक्स भी एक प्रमाणिक वर्ग है, और जो साउंड है वो भी प्रमाणिक वर्ग है। और दूसरा जो मैग्नेटिज्म है ये भी फिजिक्स का प्रमाणिक वर्ग है। और क्वांटम फिजिक्स यानी कि क्वांटम थ्योरी CN1 जिसका वर्गांक है, तो उनके मध्य संबंध। और जैसे वोमेन और चिल्ड्रन, तो रूरल वोमेन और चिल्ड्रन भी इसकी सोशियोलॉजी की जो वर्ग है, इनके मध्य यदि संबंध है तो ये पाटलीकरण या परतकरण इसको बोलते हैं। अगला है फ्यूजन, विभाजन। विभाजन का मतलब टुकड़ों में बांटना। ये एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है गौण। एक प्राथमिक यानी पहला विषय, और दूसरा गौण का विषय मतलब दूसरा विषय। अब इसमें आप उदाहरण जैसे आप देखेंगे तो इसको भी आगे भागों में बांटा गया है। विच्छेदन, विच्छेद का मतलब होता टुकड़ों में बांटना। जैसे ये पहले का ही भाग है। जब ये जैसे अपन जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी को जीव विज्ञान में और पादप विज्ञान में बांटा गया है। फिलोसफी को लॉजिक, मेटाफिजिक्स, और मतलब उसको और आगे टुकड़ों में बांटा गया है, तो उसी के समकक्ष तो वो होता है विच्छेदन। अगला इसका है अन्नाच्छादन। अन्नाच्छादन का मतलब होता है कि उसी जैसे एक एकल को बांटा, उसकी इसी को एक एकल बांटा। जैसे अपन लाइब्रेरी साइंस में जैसे आप लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद 3 में एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक के बाद उसकी स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, उसी को ही आगे बांटा गया है। ठीक। अब पहले में क्या था, जैसे एक विषय को अलग अलग विभिन्न भागों में बांटा गया, और इसमें क्या, जैसे उसी भाग को आगे विभाजित करते रह गए, उसको अन्नाच्छादन बोले। जैसे फिलोसफी से लॉजिक
में बांटा, फिर लॉजिक वर्ग निकला, लॉजिक वर्ग से फिर इंडक्टिव लॉजिक निकला। और जिसे अभी लाइब्रेरी साइंस का मैंने उदाहरण दिया, तो एकेडमिक लाइब्रेरी का जिसका 3 है, एकेडमिक लाइब्रेरी से फिर स्कूल लाइब्रेरी पर 3-2 है, या जो 33-34 जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या कॉलेज लाइब्रेरी के लिए अलग-अलग ये वर्गांक दिए हुए हैं। अगला होता है विलियन। विलियन का मतलब 2 विषय बनना। अभी इसी से संबंध में एक सेकंड ग्रेड में सवाल आया था, जियो पॉलिटिक्स, यानी 2 विषय आपस में मिलकर नए विषय का निर्माण करते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, तो एस्ट्रोफिजिक्स, जियो और फिजिक्स, यानी 2 विषय मिलकर एक तीसरा जो जटिल विषय बनाते हैं, नए विषय का निर्माण करते हैं, उसको विलियन या फ्यूजन कहते हैं। अभी सवाल आया है जस्ट। है डिस्टिलेशन, जिसे हम आशवन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम वगैरह जो अपन 10th में हमने पढ़ा था, पेट्रोलियम को जैसे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, वो एक आशवन विधि है, यानी शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्ध करके ये चीजें निकाली जाती है। अपन ने जो 10th में पढ़ा होगा, तो इसमें भी बहुत सारे विषयों से कुछ शुद्ध चीजें लेके एक नई चीज बना दी जाती है। जैसे आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है, जो आगे रिसर्च करते हैं और अलग अलग विषयों से कुछ अच्छी अच्छी चीजें एक ही टाइप की वो लेते हैं। जैसे कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में भी अलग अलग चीजें होती है। मैनेजमेंट में भी अलग अलग क्षेत्रों से चीजें ली जाती है। माइक्रोबायोलॉजी में भी ली जाती है। डेमोग्राफी में भी अलग अलग, जैसे इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, मतलब आंकड़े लिए जाते हैं। तो फिर वो नए विषय का निर्माण होता है, तो उसको आशवन विधि कहते हैं। इनके ये उदाहरण है। अगला है संचयन। संचयन का मतलब इकट्ठा करना। इस विधि में अनेक संगठनों और अवयवों को बिना किसी अवरोध के एकत्रित किया जाता है। और जैसे आपने जनरलिया विषय पढ़ा है, जनरलिया में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे विषयों से ली जाती है। जैसे सामाजिक है, तो सामाजिक में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सिविक्स वगैरह सारी आ जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में हिस्ट्री, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो विज्ञान वर्ग के सारे विषय आ जाते हैं। तो सभी विषयों को मिला के एक नए विषय का निर्माण किया जाता है, उसको हम संचयन कहते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा जो एग्लोमेरेशन थोड़ा टफ है, लेकिन हिंदी में आप इसको आराम से अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। और अगला है उसका लास्ट जो है, वो इसको समूहन कहते हैं, यानी क्लस्टर। एक बंडल होता है, गुच्छा होता है। तो इसमें क्या होता है कि विशिष्ट अध्ययन को करते हैं और उनको लिया जाता है। अब पिछले और इसमें क्या फर्क है? अब जैसे इसमें एक इंडोलॉजी है, इंडोलॉजी का मतलब भारतीय ज्ञान। तो भारतीय ज्ञान को एक विशेष क्षेत्र में नहीं, जैसे अपने पुराने बुजुर्ग कहते हैं 32 कलाएं वगैरह, इस तरह से कहते हैं। तो कलाएं अलग अलग प्रकार की होती है, तो वो, या कोई चीनी ज्ञान, चाइना का ज्ञान, कोई जापानी ज्ञान, तो एक ही क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में बनता है। जैसे ओशिनोग्राफी का मतलब समुद्र विज्ञान, तो समुद्र विज्ञान को अलग अलग विषयों से जो चीजें लेके समुद्र विज्ञान बना दिया। अर्थ साइंस, जो अर्थ है, जैसे कोई कोई चीजें भूगोल से ली, जियोलॉजी से ली कुछ चीजें, और माइनिंग से ली, इस तरीके से वो एक अर्थशास्त्र विषय बना है। स्पेस साइंस जो अंतरिक्ष विज्ञान है, वो भी इसी तरीके से गांधीयाना, जिसे गांधीवादी या अहिंसावादी कहते हैं। तो इस तरीके से आज जो हमने जो विषय निर्माण की विधियों के बारे में जनरल चीजें पढ़ी, और अगला जो भी अपना वीडियो होगा उसमें इसके बारे में डिटेल से अपन बिल्कुल बाई डायग्राम बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होगी।